Welcome to presentation on Invesco India ESG Equity Fund. Invesco India ESG Equity Fund की न्यू फंड ऑफर NFO 26 फरवरी से 12 मार्च तक खुली हुई है। तो उसके बारे में अभी जो इसके पहले और ESG फंड आए थे उनके हमने जो एनालिसिस करके वीडियो पब्लिश किए थे, तो उसी सीरीज में ये इन्वेस्को की फंड हाउस की पहली वीडियो है और ESG फंड में की सीरीज में जो NFO आ रही है उनमें इस फंड का एनालिसिस करते हुए ये वीडियो जो है पब्लिश की जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी ये है कि ये जो लीडिंग इंडिपेंडेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है, 1.2 ट्रिलियन असेट अंडर मैनेजमेंट है, यूके, आयरलैंड, कॉन्टिनेंटल यूरोप और यूएस, कनाडा, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे काम करती है और करीब 8,000 एम्प्लॉय। इसके बाद अगर डोमिसाइल से देखते हैं तो अमेरिका में 871 मिलियन, यूके में 59 बिलियन डॉलर और यह है यूरोप और मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एक्सक्लूडिंग यूके 140, एशिया 147 मिलियन, 1218 मिलियन डॉलर इसका जो है असेट अंडर मैनेजमेंट है। रिटेल इंस्टीट्यूशनल में अगर डिवाइड करते तो 69% रिटेल है और 31% इंस्टीट्यूशनल है। और इक्विटी और एसेट क्लास में करते तो इक्विटी में 592 बिलियन डॉलर है बैलेंस्ड, मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम, अल्टरनेटिव। इस तरह से उसका जो है 30 सितंबर का डाटा दिया हुआ है। इंडिया के अंदर AUM जो है 44,776 करोड़ था, अभी उससे थोड़ा बढ़ गया और इसको 16th लार्जेस्ट एसेट मैनेजर इन द कंट्री, जो डाटा है अम्फी का 3rd क्वार्टर का, उसके बेसिस में ये बनाया हुआ है। और इसमें जो दिया हुआ है MF का AUM है इसका 32,000 करोड़ और PMS का है 1100 करोड़ और PMS डोमेस्टिक है और PMS ऑफशोर वो 10,000 करोड़। 30,331 अनपैनल डिस्ट्रीब्यूटर है प्रेजेंट अक्रॉस 46 सिटीज एंड 47 ब्रांच, 222 एम्प्लॉइज। ये जो है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड की जानकारी हो गई। इनके 11 इक्विटी स्कीम है जिसमें टैक्स प्लान, ELS वाली स्कीम, उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, इन्वेस्को मिड कैप, मल्टी कैप, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्ट्रा, लार्ज कैप, फाइनेंशियल सर्विस, PSU इक्विटी, स्मॉल कैप एंड फोकस 20 फंड। और बाकी की हम अभी कुछ जानकारी इसमें वो चर्चा नहीं करेंगे। उसके अलावा जो है एक्टिव फंड मैनेजमेंट करते हैं और बीइंग ट्रू टू मैंडेट मेंटेन करने की कोशिश है इनका। जो कुछ फंड हाउस ने जो मल्टी कैप फंड में ट्रू टू मैंडेट काम नहीं किया, उसी के लिए इन्होंने इस चीज को अपना हाईलाइट किया हुआ है। इन जनरल जो फंड का ऑब्जेक्टिव है वो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जो है इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस ओवरले है और सभी फंडों में इसको ये लोग फॉलो करते हैं। खाली जो ये फंड लॉन्च हुआ है इसमें उसका थोड़ा और स्ट्रिक्ट है पैरामीटर्स, बट इन जनरल दे फॉलो दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। और उसमें अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की बात है, रिस्क मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कमेटी है और कंसिस्टेंसी रिव्यू और इंडिपेंडेंट कॉन्करेंट ऑडिटर, ये रिव्यू कंप्लायंस हो गया। और पोर्टफोलियो रिस्क, ब्लूमबर्ग AIM एम्स, इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन, एब्सोल्यूट एक्सपोजर लिमिट, प्री एंड पोस्टेड चेकिंग और रिस्क एलोकेशन, सेपरेट टीम ऑफ डेट एंड इक्विटी, बेस्ट एग्जीक्यूशन, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी चेक। ये सिस्टम है रिस्क मैनेजमेंट के। अभी अगर हम इन जनरल म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो जो 11 कैटेगरी हैं तो उसमें कहाँ ये फंड आता है, थीमेटिक कैटेगरी में आता है। और जो थीमेटिक कैटेगरी में है उसका डेफिनेशन क्या है, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग इन सेक्टर और थीम, थीम का नाम बताना यहाँ पे, और उस थीम के अंदर उनको 80% ऑफ द असेट उसी में निवेश करना होगा, ऐसा रिक्वायरमेंट है रेगुलेटरी। तो जब हम
इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, ESG इक्विटी फंड में हमको जाना है या नहीं जाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये कहाँ बाकी लोग पैसा लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ लगा हुआ है, इस बारे में जानकारी करने के लिए 30 दिसंबर की जो डाटा है थर्ड क्वार्टर की, उसमें किस प्रकार के इक्विटी फंड, हम इक्विटी फंड में ही ज़्यादा चर्चा करेंगे, इक्विटी फंड की जो वैरायटी हैं ये, तो उनमें कहाँ कहाँ पैसा ज़्यादा गया और कहाँ पैसा कम गया और कहाँ गए, टोटल ओवरऑल बेसिस पे क्या स्थिति है। तो नेट AUM एज ऑन 31 दिसंबर 2020, तो इसमें क्या इनकम एंड डेट स्कीम का जो नेट AUM था 14,06,000 करोड़, जबकि इक्विटी में 9,06,000 करोड़ था। और विद इन दिस इक्विटी आप देख रहे हैं कि एक 3-4 कैटेगरी हैं जिनमें 1 लाख करोड़ ज्यादा है, उसमें एक है ELSS और एक है मिड कैप, फिर उसके बाद मल्टी कैप और लार्ज कैप। जो ये थीमेटिक कैटेगरी में है, नंबर ऑफ स्कीम बहुत ज्यादा है, मगर 84,000 ही है, स्कीम है 103। बाकी कैटेगरी में 40 से ज्यादा मैक्सिमम जो है 40 है ELS कैटेगरी, और मिनिमम है डिविडेंड यील्ड कैटेगरी में 7। तो ज्यादा से ज्यादा लोग थीमेटिक फंड में पैसा नहीं लगाते। ये इंडिकेट करता है कि 103 स्कीम में सिर्फ 84,000 करोड़ है, तो एवरेज 1000 करोड़ भी नहीं आता है। तो अगर इन जनरल पब्लिक उसमें नहीं लगाती, तो उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है, लगाना है आपको या नहीं लगाना है। तो बाकी लोग क्यों नहीं लगाते, इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। अंडर मैनेजमेंट अगर देखते हैं अलग अलग फंड हाउस के, तो टॉप में वही एज ऑन दिसंबर 20 में SBI म्यूचुअल फंड है, उसके बाद आपके HDFC और ICICI। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड एक छोटा फंड हाउस है जिनका असेट अंडर मैनेजमेंट 32,743 करोड़ के आसपास है। इन्वेस्को क्या है कि वो UN प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग का सिग्नेटरी है। ये एक बनाई संस्था, प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट जो है, उसमें इन्वेस्को जो फंड हाउस है वो उसका सिग्नेटरी है। अभी नंबर ऑफ सिग्नेटरी जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। 2020 में ये नंबर दिया हुआ इधर करीब 100 से ज्यादा, 100 से 120 के बीच में ये हो गया। और असेट अंडर मैनेजमेंट जो है इसमें भी धीरे धीरे हो रहा है, और ये ग्रोथ दिया हुआ है। तो environmental, social and governance, this is meaning ESG in short। तो ऐसे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ओल्ड व्हीकल के ऊपर ग्रीन टैक्स लगा रही है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी ला रही है। तो उसमें क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उसमें फायदा होगा या नुकसान होगा, जिसे भी रहेगा। जल शक्ति अभियान है टू सेव वाटर, और रिन्यूएबल एनर्जी की है फिगर। सोशल में है क्या, ब्रीचिंग द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी नॉर्म, और आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जन धन योजना जिसमें बैंकों वगैरह को एडवांटेज मिलती है। और क्या, गवर्नेंस में से भी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और RBI फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल एंटिटीज। इस तरह की थीम्स को लेके जो है उनका कंपनियों का जो आकलन किया जाता है या एनालिसिस किया जाता है कि उसमें फिट बैठती कि नहीं बैठती। तो वही एनवायरमेंटल में देखेंगे क्या कंपनी हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट के ऊपर। पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट हैं या सर्विस हैं वो उस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं जो नेगेटिविटी हो रही है या पॉजिटिविटी आ रही है। सिमिलरली सोशल साइड में जो है कंपनी के एम्प्लॉय, कस्टमर, कम्युनिटी के लिए वो जो है सोसाइटी उसको कैसा परसीव करती है। और तीसरी जो है गवर्नेंस है कंपनी की, जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फेयर है, अनफेयर है, या किस तरह की प्रैक्टिस जो है फॉलो करती है। इस बारे में जो है 3 पिलर वही हैं, उन्हीं को और डिटेल में है। एनवायरमेंटल के बारे में, कार्बन इमिशन के बारे में क्या हाल है कंपनी का, क्लाइमेट चेंज के रेस्पेक्ट में क्या हाल है, एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में क्या है, वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट के बारे में क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड डिफोरेस्टेशन। तो अगर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होकर कंपनी यूज करती है, जैसे पेपर वाली कंपनियां पहले करती थी, तो उनके लिए भी निगेटिव हो जाता है। तीसरा सोशल में क्या, डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लेबर मैनेजमेंट, जेंडर डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप, ह्यूमन राइट्स, ये सब चीजें जो है फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं सोशल एस्पेक्ट देखते हुए। और बाकी जो गवर्नेंस में जो है बोर्ड कंपोजिशन एज पर CB नॉर्म है कि नहीं, फीमेल डायरेक्टर है कि नहीं है,
और उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो रेशियो है वो मेंटेन किया, क्या ओनरशिप है, एग्जीक्यूटिव रिम्यूनरेशन, ब्राइबरी, करप्शन वगैरह में तो इन्वॉल्व नहीं है, विसिल ब्लोअर को तवज्जो दी जाती है कि नहीं दी जाती, ऑडिट कमेटी की स्ट्रक्चर क्या, इस तरह के पैरामीटर्स को देख के जो है कंपनियों को फिर ईएसजी स्कोर दिया जाता है, और उस स्कोर के हिसाब से जो है एक पर्टिकुलर नंबर कट ऑफ स्कोर निर्धारित करने के बाद उससे बेटर स्कोर वाली कंपनियों को ही ईएसजी कंप्लायंट मान के उनमें निवेश करने का इसमें आइडिया रहता है। तो आगे फॉल आउट क्या है कि अगर इग्नोर करती कंपनी ईएसजी पैरामीटर्स को तो होता ये है कि 2009 में सत्यम थी, सत्यम में फ्रॉड किया तो वो जो है सेंसेक्स निफ्टी सबसे बाहर हो गई, कंपनी जो एकदम ये हो गई। अभी भी आईएलएनएफएस के हुए हैं और आपकी दूसरे डीएचएफएल का हुआ है, एचडीआईएल का, बहुत सारी कंपनियों ने जो है ये अनइथिकल प्रैक्टिस और वो सब चीज फॉलो किया, तो उसको चलते हुए एक आपका जो है वेदांता की पहले जो थी ये स्मेल्टर थी मद्रास के पास में, उसको एनवायरमेंटल ग्राउंड पे बंद कर दिया गया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। और इसी तरह की ये इंस्टेंसेस हैं जिनको गिना जाता है। तो प्रैक्टिस में क्या है, अगर जो कंपनियां प्रैक्टिस करती है उनका जो स्कोर और पॉजिटिव हो जाता है। तो एफएमसीजी कंपनी यदि क्या कर रही है, आउटग्रू इस कैटेगरी बाय मोर देन 20% विद इको फ्रेंडली डिस्पर्सिंग लिक्विड दैट यूजेस लेस वाटर। इस तरह के स्टेप्स लेती है। कार्बन पॉजिटिव हो गई, सम कंपनी से वी आर वाटर पॉजिटिव, और तो ये जो है तरह तरह की इस दिशा में काम करती हैं। For example, a leading logistic firm has converted 20% of its fleet into electric or hybrid engine, reducing the fuel consumption by more than 50 gallons. तो इस तरह की प्रैक्टिस को से पॉजिटिव स्कोर में जो पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होता है। तो यहाँ पे इनमें दिखाया गया ये है कि जो निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, टोटल रिटर्न इंडेक्स, और निफ्टी 100 एनहेंस्ड ईएसजी टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये दूसरी आ गई है। एनहेंस को क्यों लिया है वो इसमें थोड़ा सा देखना होगा। तो उसके रिटर्न जो है निफ्टी 50 से ज्यादा है। और जो 5 साल में देखिए आप, 3 साल में देखिए, 1 साल में देखिए, वॉलेटिलिटी भी देखेंगे तो जो है वॉलेटिलिटी इसकी निफ्टी की वॉलेटिलिटी से रिलेटिवली कम है। अब निफ्टी यहाँ पे दिया बेस्ड ऑन ईयरली रिटर्न ऑफ निफ्टी 100 एनहेंस्ड ईएसजी, देयर वाज वन इंडेक्स निफ्टी 100 ईएसजी। एक एनहेंस्ड ईएसजी क्या है, तो इसमें आपको देखने की जरूरत है। Invesco as a fund house is committed being responsible investor through 4 key approaches. क्या करते हैं, इंडस्ट्री एडवोकेसी, क्लाइंट फोकस, इन्वेस्टमेंट इंटीग्रेशन और एक्टिव ओनरशिप। ग्लोबल ईएसजी टीम ऑफ 13 पीपल एंड डेडिकेटेड रिसोर्सेज। पीआरआई सिग्नेटरी है, स्टेवर्डशिप कोड सिग्नेटरी यूके, टायर स्टेटस इन जापान। और ये जो है ESG इन्वेस्टिंग अप्रोच फॉलो करते हैं, और सस्टेनेबिलिटी फोकस सॉल्यूशन, थीमेटिक, पॉजिटिव स्क्रीनिंग, नेगेटिव स्क्रीनिंग, बेस्ट इन क्लास, वर्स्ट इन क्लास, ये सब जो है इनके पास एक प्रोप्राइटरी टूल है, ESG इंटेल प्रोप्राइटरी टूल, पायलट सिनारियो, उसमें इस तरह से जो है एंगेज विद 2000 प्लस कंपनीज इन ESG टॉपिक इन 2020 कोर इन्वेस्टमेंट टीम एंड ग्लोबल ESG टीम। So ESG investing practice are fully aligned to Invesco purpose of helping people get more out of life, इस तरह का है। और ये जो इनका ग्लोबल टीम है वो कंपनी का जो है बारीकी से स्टडी करती रहती है और उनके स्कोर को जो है वेरीफाई और क्रॉस चेक करती रहती है। ये ESG इनपुट क्या है, उसके लिए बिजनेस एथिक्स, बोर्ड कंपोजिशन, कैपिटल एलोकेशन, कंपनसेशन एंड अलाइनमेंट, ऑडिट एंड शेयर होल्डर राइट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ESG ऑपरेशन लेवल पे क्या, एनर्जी मैनेजमेंट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, सर्कुलर बिजनेस मॉडल, टॉक्सिक इमिशन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, डाटा प्राइवेसी, हेल्थ एंड सेफ्टी। ESG आउटपुट क्या होगा, लो कार्बन, ये अलग अलग एंगल से मतलब इनपुट लेवल पे क्या है ESG कंप्लायंस के लिए, और ऑपरेशन में क्या है और आउटपुट में क्या है, इस तरह का जो है इनका जो है मॉडल बनाया हुआ है, टूल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से जो स्केलेबल मॉडल है। तो टोटल क्या 45,000 कंपनी का डाटाबेस है, उसमें 15,000 कंपनी विद सफिशिएंट ESG डाटा, उसके अलावा जो बाकी 30,000 कंपनी है उसमें
तो वो प्रोजेक्टेड ओवरऑल ESG रेटिंग फॉर 30,000 कंपनी, और उनके पास डाटा ही नहीं है उनके बारे में अवेलेबल, उनको इवेल्यूशन नहीं कर सकते। फिर डिलीवरी अवेलेबल प्लेटफॉर्म, वन नोट इंटीग्रेशन, फैक्ट सेट इंटीग्रेशन, CRD, रिसोर्स ब्लूमबर्ग ESG फैक्ट सेट, ISS क्लाइमेट CRP डिस्क्लोजर ग्रिड, सस्टेनालिटिक्स कंट्रोवर्सी स्कोर, साइंस बेस्ड टारगेट डेटाबेस, ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव, करप्शन परसेप्शन रैंकिंग, ISS गवर्नेंस डाटा एंड ट्रांजिशन पाथवे। उसके बाद मेथोडोलॉजी करते हैं, रिव्यू मल्टीपल एक्सटर्नल फ्रेमवर्क, लीवरेज एक्सटर्नल एक्सपर्टीज, सेल साइड रिसर्च एंड ESG एक्सपर्ट, लीवरेज इंटरनल एक्सपर्टीज, ESG टीम, इन्वेस्टमेंट टीम, टॉपिक एक्टिवेशन बेस्ड ऑन GICS लेवल 1 सेक्टर्स। तो इस तरह से जो है ये इनका मॉडल है वो काम करता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, ESG रिसर्च कंसिडरेशन से और डॉक्यूमेंटेशन उसको करते हैं, और फिर जो वोटिंग होती है वोटिंग में उस चीज पे ध्यान दिया जाता है। और फंड का बेसिकली क्या रहेगा, वो बॉटम अप स्टॉक कैटेगराइजेशन होगा, इन्वेस्टमेंट टीम डाइवर्सिफाइड डिस्कशन देन डिबेट करेंगी, उसके बाद बॉटम अप स्टॉक पिकिंग होगी, टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस, इकोनॉमिक और टेक्निकल एनालिसिस, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, लीवर में क्या होगा, एसेट एलोकेशन होगा, फिर सेक्टर एलोकेशन होगा, कैपिटलाइजेशन बायस होगा, फिर फाइनली स्टॉक सेलेक्ट किया जाएगा किसमें निवेश होगा। ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी लेके चलते हैं। तो ESG रिस्क फॉर कंपनी आर मेजर ऑन स्केल ऑफ 1 to 3। रिवर्स स्केलिंग सिस्टम से काम करते हैं, हाई रिस्क और नेगेटिव, मॉडरेट रिस्क न्यूट्रल, लो रिस्क पॉजिटिव। और ESG स्कोर प्रोवाइड अवर एनालिसिस कंबाइंड व्यू ऑफ द ESG प्रोफाइल कंपनी एंड हेल्प इन डिस्कशन विद कंपनी मैनेजमेंट एंड बोर्ड। इस तरह से जो है स्केलिंग का कंफर्म किया जाता है, और 40% वेटेज गवर्नेंस को दिया और 60% वेटेज जो है एनवायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट को दिया। और इस तरह से इनके यूनिवर्स में 243, इंडिया के अंदर 243 कंपनी ऐसी हैं जिनका ESG स्कोर 2.5 से कम है, और जिनका स्कोर 2.5 से ज्यादा है उनको निवेश ये लोग नहीं करते, वो रिजेक्ट कर दिया है, लाल दिखाया हुआ यहाँ पे। और उसके बाद 243 में से 156 कंपनी जो है जो कैटेगराइज किया यूनिवर्स से, और उसमें से 108 जो एलिजिबल फॉर ESG फ्रेमवर्क इसमें है, जो इनका मैक्सिमम कंपनी लेवल ESG रिस्क है और मैक्सिमम ESG इंडिविजुअल रिस्क। उसके बाद पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज रिस्क 1.5, होल्डिंग जो 30 से 40 शेयर की होल्डिंग उसमें करती है। सेक्टर एक्सक्लूजन भी अप्लाई करके सारे फॉर्मूले, और इन जनरल जो बाकी पोर्टफोलियो है उसमें जो मैक्सिमम कंपनी लेवल रिस्क 2.5 रखते हैं और पोर्टफोलियो लेवल पे 2.2 रखते हैं, और नो सेक्टर एक्सक्लूजन, यहाँ पे सेक्टर एक्सक्लूजन अप्लाई होता है। तो इस तरीके से है, अदरवाइज भी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में ESG को इन्होंने काफी तवज्जो दी हुई है। इनका कहना है कि आवर एनालिटिक्स इवैल्यूएट ESG रिस्क स्कोर ऑफ द कंपनी आर डिफाइंड थ्रू थ्रेशोल्ड रिस्क स्कोर ऑफ 2.5 से ज्यादा हो गया तो गई, आफ्टर डिटेल्ड स्क्रीनिंग क्वालिफाइंग ESG framework, only company that meets defined threshold individually will be included. Maximum ESG risk score of any of the 3 parameters individually should not exceed 2. Maximum permissible company level ESG risk score should be 1.8. At an average level, maximum permissible portfolio weighted average ESG risk score of less than or equal to 1.5. ये है तरीका। प्रॉफिट ESG में क्या है कि प्रॉफिट विद पर्पज, वी सी ESG फंड एज अ व्हीकल फॉर इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज व्हिच हैव help make the world a better place. Deep commitment running ESG anchored portfolio through our action involving investment, divestment, engagement। और इसकी तरह से चलते हुए जो है ऐसा प्रूव किया हुआ कि ESG इन्वेस्टमेंट जो है इट एड वैल्यू। तो डाटा आप देख लीजिए 2009 से, 2009 में तो नहीं था ESG का जो है रिटर्न कम था, 8 में 19 में, 18 में ज़्यादा था, 17 में ज़्यादा था, 16 में ज़्यादा था, यहाँ पे फॉल लेस था, मतलब एक एक्सेप्शन है 19, बाकी सब सालों में जो है ESG निफ्टी 100 ESG TRI उसका रिटर्न जो है ज़्यादा रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी 50 रिटर्न। तो उसके
दूसरे कारण भी रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक है 50 है और वहाँ पे अगर वो 88 to 85 90 स्टॉक रहते हैं, तो हो सकता है उसमें जो कंपनी उनका ग्रोथ ज़्यादा हो। देश का सिंपली इसको एट्रीब्यूट ये नहीं कर सकते कि जो रिटर्न ज़्यादा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ESG, बिकॉज दिस इज 50 एंड दिस इज 100। ये रिटर्न दिए हुए हैं। और एक ESG फंड है SBI का जो काफ़ी पुराना है, वो इस थीम के ऊपर चल रहा है, उसके रिटर्न को भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। ESG रिसर्च प्रोसेस में कंपनी डाटा, मीडिया न्यूज़ डाटा, NGO रिपोर्ट एनालिसिस, इस तरीके से उसको बनाया जाता है। और ESG स्कोर ऑफ सेक्टर निफ्टी 100 हैव रिमेन्ड रेंज बाउंड इन प्रीवियस 6 ईयर, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो वो वही कंपनियां क्वालिफाई करती है। ESG इम्प्रूव बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, इसमें कोई डाउट है नहीं। और ESG इम्प्रूव बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूस कॉस्ट 90% द कॉस्ट रिड्यूस द इम्प्रूव एफिशिएंसी और रिटर्न एनहेंस होता है। और ये फंड के बारे में बोला गया है कि ये जो है फंड, जो उसका मैंडेट होता है, सेबी रिक्वायरमेंट 80 to 100% जो इक्विटी रिलेटेड कंपनी कंप्लाइंग विद ESG क्राइटेरिया, और अदर में होगा 20, डेट मनी मार्केट में होगा अप टू 20, और यूनिट इशू बाय रीट एंड इक्विटी 0 to 10%। लमसम 1000 मिनिमम और 5 मंथली SIP मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, और मंथली 500 और 1000, क्वार्टरली 1500, ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन, ये सब जो है इसका जानकारी है। और जो फंड मैनेजर ताहिर बादशाह और अमित निगम, ये इसके की फैक्ट्स हैं फंड के। और जब अगर देखते हैं कि ESG फंड की परफॉर्मेंस और बिना ESG फंड की परफॉर्मेंस, तो आप देख लीजिए अभी जो पिछले 6 महीने में जो अपसाइड में देखने को मिला है, या तो आप पुराने भी पीरियड की देखते हैं तो 10 साल की जो परफॉर्मेंस एज ऑन डेट ये देखते हैं, तो 10 साल में जो आपके लार्ज कैप कैटेगरी के फंड है उनके 15%, 14% और 13.5% रिटर्न है। मिड कैप कैटेगरी के जो फंड है उनके रिटर्न 18 से ऊपर हैं। और जो स्मॉल कैप कैटेगरी में जो फंड है उनके इनके 18-20% है, 17% है, और ये जो है अभी आ गए कि 14% के आसपास है। और लेकिन ये ESG कैटेगरी का जो SBI फंड है, इसकी 10 साल की हिस्ट्री है, 12.6% सबसे कम है। तो जरूरी नहीं कि ESG में आप निवेश करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो पैट्रोनेज ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन इक्विटी कैटेगरी, इनके काफी अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और इन्वेस्को फंड हैव इन्वेस्को म्यूचुअल फंड है फंड इन ईच कैटेगरी एक्सेप्ट डिविडेंड यील्ड, सभी कैटेगरी में इनके फंड हैं। और इसमें जो है सेक्टर में, थीमेटिक में जो है बहुत ज़्यादा, ये SBI मैग्नम ESG इक्विटी फंड जो है उसका 1 साल, 3 साल, 5 साल का जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा नहीं है, डिस्पाइट SBI के दूसरे फंड जो बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है, जैसे लॉट ऑफ फंड जो है उन्होंने क्या ESG में थीम के ऊपर फंड लॉन्च किए हैं, और जो एक खाली ये सोच के कि ये वो नया NFO है, उसको नहीं, पूरा अपना सोच समझ के उसमें डिसीजन लेने की आवश्यकता है। और इनका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क के बारे में है, जो निफ्टी 100 ESG इंडेक्स है वो है, उसमें कंस्टिट्यूंट 90 नंबर 100, 10 कंपनी जो इसके निफ्टी 100 के अंदर है वो क्वालिफाई नहीं करती इसके लिए। और उसका जो प्राइस अर्निंग 41.6 है, प्राइस टू बुक 0.05 है, और डिविडेंड 1.28। ये बाकी पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और ये सेक्टर लोकेशन है, और ये जो कंपनियां हैं इन्फोसिस, HDFC वगैरह, ये उसका रिटर्न का चार्ट दिया हुआ है। जो निफ्टी 100 ESG TRI इंडेक्स है अप टू 26 फरवरी। तो ये पूरा जानकारी था इस फंड के बारे में। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है उसी हिसाब से आप सोच समझ के इसमें निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्को का जो ESG फंड NFO 12 मार्च तक खुला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।